जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 12 की। दो क्वेश्चन दिए गए थे आपको चैप्टर 12 में, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 केस स्टडीज़ में वॉल्यूम 2। पहले क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बता रहा है कि हमारा क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन इंक्रीज कर ले 85 से 150 मिलियन और ये अमाउंट सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है। बताइए आप कैसे वेरीफाई करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी। वारंटी की जो प्रोविजन है इसकी नेचर जहन में रखिएगा कि इसमें हम कैश पे नहीं करते कस्टमर्स को, बल्कि जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मोबाइल कंपनीज की एग्जांपल जहन में रखिए। वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स अगर डिफेक्टिव निकला है, किसी किस्म का फॉल्ट निकला है उनमें, तो एक सर्टन पीरियड है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जो भी वारंटी पीरियड वो कस्टमर को अलाउ कर रही हैं, उस अरसे में कस्टमर वापस आके फ्री रिपेयर करवा सकता है। अब ये वैसे तो रिपेयर फ्री हो रही है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इनकर हो रही होगी। कुछ उसमें हो सकता है मटेरियल कंपनी को रिप्लेस करना पड़े, जो लेबर है, वर्कर्स, उनको सैलरी पे करते हैं जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं। ओवरहेड्स भी होते हैं, बिजली के खर्चे वगैरह, दूसरी चीज़ें, रेंट। तो कंपनी का कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर होता है वारंटी पे। कंपनी को ये चाहिए कि जितने भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है किसी सेट को रिपेयर करने की, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड की जाए। ठीक है। अब हमारे क्लाइंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली। नॉर्मली जो इसका फार्मूला कंपनी यूज़ करती है, बेसिक फार्मूला प्रोविजन फॉर वारंटी कैलकुलेट करने का, वो जितने यूनिट सेल किए गए हों इस साल में, उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने % डिफेक्टिव होने का चांस है। हर सेट तो डिफेक्टिव नहीं होता, तो 10%, 15%, 20% अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जो भी उनका अंदाज़ा होता है, उसे अगर इस साल 20,000 यूनिट सेल किए हैं, 10% से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2,000 डिफेक्टिव होंगे एक साल के अंदर अंदर और हमें होंगे, रिपेयर करनी है। रेट से रिटर्न रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हर सेट पे जितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी उसको कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उस अमाउंट की प्रोविजन रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर 1 साल की हो तो वही अमाउंट आ जाएगी, अगर 2 या 3 साल की है तो उसी लिहाज से प्रोविजन ज़्यादा होती जाएगी। वारंटी पीरियड ज़्यादा हो तो प्रोविजन की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक छोटा सा सिस्टम था वारंटी का जो आपके साथ डिस्कस किया। इस केस में बताइए, अब क्लाइंट प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड की उसने और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है, हमें ये रिस्क है कि गलत कैलकुलेशन तो नहीं करते। वो कह रहा है क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वैल्यूएट करने के लिए वारंटी को। जी, सबसे पहले बेसिस, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि फार्मूला क्लाइंट से ले लें हम कि क्लाइंट ने फार्मूला या बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग क्या यूज़ की है, और रिकैलकुलेट करें कि क्या उसने फार्मूला ठीक कैलकुलेट किया, फार्मूले के मुताबिक प्रोविजन सही है। अब ये तो चेक कर लिया, अब उस फार्मूले में जो चीज़ें यूज़ हुई है वो भी तो हमें देखना चाहिए कि क्या जो कॉस्ट जिससे मल्टीप्लाई किया है वो रीजनेबल है, लेटेस्ट डेट्स पे बेस कर रही है। जितने सेट्स की एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न होंगे, वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के मुताबिक ये एक्सपेक्टेशन ठीक है। जितने सालों के लिए वारंटी प्रोवाइड की जा रही है, फार्मूला में उतने नंबर ऑफ ईयर्स को यूज़ किया गया है। हमने ये फार्मूला को चेक करना है। 3-4 प्रोसीजर तो हमारे ये हो गए। पहले फार्मूला को रिकैलकुलेट कर लिया और फिर उसमें जितने भी फिगर यूज़ हो रही हैं उनको चेक कर लिया। ठीक है, वो सोल्यूशन में उसने फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं वो इस फार्मूले के गिर्द ही घूम रहे हैं कि वारंटी कैलकुलेट करने में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ती है, कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी, वारंटी पीरियड कितना है, नंबर ऑफ सेट्स कितने सेल किए, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब वारंटी पीरियड इंक्रीज हो गया, क्लाइंट से भी तो डिस्कस करेंगे रीज़न क्या है,
क्या रीज़न हो सकती है? देखेंगे क्या वारंटी पीरियड तो एक्सटेंड नहीं कर दिया। रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में याद है हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, क्लाइंट ने वारंटी पीरियड 3 से 5 साल बढ़ा दिया था, हमने वारंटी देखी तकरीबन उतनी थी, हमने कहा वारंटी भी बढ़नी चाहिए। तो वारंटी बढ़ने की, हाँ सेल्स तो बिल्कुल, यहाँ वारंटी पीरियड क्लाइंट ने एक्सटेंड कर दिया होगा, यहाँ सेल बढ़ गई होगी। उससे पूछेंगे क्या इस साल एग्जिस्टिंग सेल ज़्यादा हो गई है, या मे भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की हो, उसकी वारंटी इस दफ़ा ऐड हुई, पिछली दफ़ा वो न्यू प्रोडक्ट नहीं थी। तो हमने इन चीज़ों के फार्मूला, वारंटी का फार्मूला आपके ज़हन में आ जाना चाहिए, और फिर आपने उस फार्मूले के गिर्द जो भी वेरिफिकेशन प्रोसीजर है वो बताने हैं। ये क्लियर हो गया ना? जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट का फार्मूला होता है सिंपल, उसी तरह प्रोविजन फॉर वारंटी का भी फार्मूला होता है, थोड़ा सा ज़रा लेंथी फार्मूला है, इसमें 2-3 पैरामीटर्स ऐड किए जाते हैं। सेट्स कितने सेल किए आपने, कितने आपके एस्टीमेट है कि वो रिटर्न हो जाएंगे, इस डिफेक्टिव होंगे, उसके बाद हर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगेगी रिपेयर करने की, और कितने सालों की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूला है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा बताइए, क्या इसमें हमें मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए? हाँ, आपको अभी तक 2 चीज़ें बताई हैं जिन पे आपने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है लाजमी। कौन कौन सी हैं? लिटिगेशन और दूसरा सिग्निफिकेंट एस्टीमेट। हर वो एरिया जिनमें एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि भैया बताओ आपने ध्यान से सारी चीज़ें अकाउंट फॉर करके प्रोविजन कैलकुलेट किया है। तो सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स में रिप्रेजेंटेशन लेते हैं हम, और लिटिगेशन। ये नोट करते जाए, जिस तरह आपको की ऑडिट मैटर के पॉइंट्स नोट करवाना ना साथ साथ, ताकि जब रेलिवेंट टॉपिक पे जाए तो हमने तकरीबन सारे कंसेप्ट्स पढ़े हो। उसी तरह रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक भी आने वाला है जिसमें हमसे पूछ सकता है बताओ किन किन मैटर्स पे हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो उसमें एक आपको बता दिया लिटिगेशन, दूसरा कौन सा बताया एरिया? सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स। तो इस वारंटी वाले केस में हम रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन पर सोल्यूशन में या क्वेश्चन में कोई चीज समझ में नहीं हो पूछ लीजिए 1 बाय 1 जी। हाँ सॉरी, एक मिनट, एक क्वेश्चन पॉइंट इसमें इररेलेवेंट था, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट जो है ये इररेलेवेंट है, इसको काट दीजिए, क्योंकि अगर डेटर के साथ कोई डिस्प्यूट है उसका प्रोविजन फॉर वारंटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट पे आएगा। ठीक है, सही आइडेंटिफाई किया। थर्ड वाला जो है ये आपको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। हाँ, इसकी जगह पे जो बेहतर पॉइंट है इससे वो ये होगा कि मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए कि कोई प्रोडक्ट तो आपकी ऑब्सोलीट नहीं हो गई, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, वो जब आप उसको बेचेंगे उस पर आपको प्रोविजन फिर ज़्यादा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जी। हाँ, सेकंड का थर्ड, रिव्यू सपोर्ट ऑफ एस्टिमेटेड वारंटी रिपेयर कास्ट। मुझे बताइए प्रोविजन फॉर वारंटी में एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ रिपेयर यूज होती है कि सेट जब वापस आएगा हमें अंदाजन कितना इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। वो कह रहा है ये देखो कि ये एस्टिमेटेड कास्ट लेटेस्ट डेट के ऊपर बेस कर रही हो, लेटेस्ट डेट्स के ऊपर। और लेटेस्ट डेट्स कैसे हमने वेरीफाई करने हैं? उसमें जो मटेरियल होगा उसे मटेरियल प्राइस के साथ, जितनी लेबर की कास्ट यूज़ हो रही है उसको हम पेरोल शीट्स वगैरह के साथ, और ओवरहेड्स को बिल के साथ कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सही रेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट के यही 3 कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी चीज़ की कॉस्ट हो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। वो कह रहा है ये देखना है आपने कि रेट लेटेस्ट यूज़ हो, और इन रेट्स को कंपेयर कर लेना है आपने, मटेरियल को भी, लेबर को भी और ओवरहेड्स को भी जी। और कोई क्वेश्चन? ईयर एंड पे हाँ, सब ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होंगे जो हमने देखने हैं वारंटी वाले केस में, कि क्या ईयर एंड के बाद जितने यूनिट्स रिटर्न हुए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही थे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, एंड में शायद लिखा भी हुआ है उसने ये सब्सिक्वेंट वाला पॉइंट। हाँ, सब्सिक्वेंट पेमेंट नहीं देखेंगे, हाँ लेकिन सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे उसका कि क्या है, क्या ईयर एंड के बाद जितने सेट्स रिटर्न हुए हैं उतने ही है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी।
जी, और कोई क्वेश्चन? ये रिटर्न, ये जो रिटर्न का मतलब मैं लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद सेल्स रिटर्न नहीं है, इससे मुराद है कि जो ख़राब हो गए सेट और रिपेयर होने के लिए हमारे पास आए। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि 10 है क्या। ये वैसे क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर की बजाय ज़्यादा बेहतर था चैप्टर 4 में होता। क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है, एक सप्लायर है, फूड सप्लायर, वो फूड सप्लाई करता है होटल को, होटल आगे वो फूड सप्लाई कर देता है अपने गेस्ट को। एक दिन गेस्ट ने वो खाना खाया, उनकी तबीयत ख़राब हुई, कोई फूड पॉइजनिंग। एक आधा गेस्ट होता तो वो शायद समझता कि किसी और से तबीयत ख़राब हुई है। कई गेस्ट की तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अब गेस्ट ने केस कर दिया है होटल के खिलाफ और होटल ने केस कर दिया आगे सप्लायर के खिलाफ। और क्वेश्चन में दो चीज़ें बता रहा है। एक, लॉयर्स कह रहे हैं कि जी आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी हो रही है फूड सप्लायर की और होटल की, लेकिन अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया। ठीक है, लॉयर्स रिटर्न फॉर्म में कुछ कंफर्म नहीं किया कि किस अमाउंट पे सेटलमेंट हो सकती है और क्या अमाउंट गेस्ट को पे करना पड़ सकते हैं, लॉयर ने। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुई। क्वेश्चन में कह रहा है डिफ़िकल्टीज बताइए आप क्या फेस करेंगे एविडेंस ऑब्टेन करने में। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो मैंने आपके साथ ये शेयर की कि ये चैप्टर 4 में होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चूंकि एविडेंस की बात कर रहा है इस वजह से चैप्टर 12 में है। दूसरा इशू जो इस क्वेश्चन में है वो ये कि हमने दोनों कंपनीज को अलग-अलग डिस्कस करना चाहिए। हम दोनों कंपनीज के ऑडिटर हैं, दोनों कंपनीज को अलग-अलग, क्वेश्चन में शायद उसने इकट्ठा ही डिस्कस कर दिया। याद रखिए कंसेप्चुअली हमने दोनों कंपनीज को अलग-अलग डिस्कस करना है। पहले किसको डिस्कस करें, फूड सप्लायर को या होटल को? होटल को डिस्कस कर लेते हैं। होटल के केस में हम होटल के ऑडिटर, क्या हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी इसका ऑडिट करते हुए? बिल्कुल करना पड़ेगी। होटल के केस में इश्यूज हैं हमारे 3। होटल के केस में कितने इश्यूज हैं? 3 इशू हैं। पहला इशू जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगी, पहला इशू, गेस्ट ने जो केसेस किए हैं उनकी एप्रोप्रिएट प्रोविजन क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रोविजन कुछ एप्रोप्रिएट प्रोविजन क्या होनी। दूसरा इशू, पब्लिक अथॉरिटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर लाइकली है कि कोई पेनल्टी इंपोज होगी, प्रोबेबल है, उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी। ये 2 इश्यूज। और तीसरा इशू जो होटल का है, जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है, वो ये कि रिसीवेबल रिकॉर्ड उसने किया कि नहीं सप्लायर से। 2 इश्यूज इसके लायबिलिटी साइड के हैं, एक इशू इसका एसेट साइड का है। और हमें इन तीनों इश्यूज को डिपेंड करते हैं लॉयर के रिप्लाई पे, लॉयर के, और जो पब्लिक अथॉरिटी की इन्वेस्टिगेशन है उनके कंक्लूजन पे। और दोनों के बारे में कह रहा है कि हमारे पास नहीं, अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की और लॉयर ने रिटर्न फॉर्म में कोई ओपिनियन नहीं। तो होटल के केस में हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगी कि लॉयर का ओपिनियन नहीं रिटर्न फॉर्म में हमारे पास, पब्लिक अथॉरिटी ने डिसीजन नहीं दिया, इसीलिए हम पब्लिक अथॉरिटी के केस में प्रोविजन की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे और लीगल केस लिटिगेशंस के केस में भी प्रोविजन की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। और सप्लायर के केस में रिसीवेबल देखना पड़ेगा, प्रोबेबल है कि पॉसिबल है, प्रोबेबल है कि पॉसिबल है।
अगर पॉसिबल है तो कुछ नहीं करना, प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करना। सप्लायर वाला वेस्टेड वाला केस है ना, तो इसमें 3 इश्यूज हैं। पहला इशू क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का। उसमें हमें क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी कि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा। क्यों एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग नहीं है? वो केस अभी पेंडिंग है, ये क्लियर। दूसरा इशू, लिटिगेशंस कस्टमर्स ने होटल के खिलाफ फाइल की, इसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? लॉयर ने कंफर्म करने से इनकार कर दिया इन राइटन। देखिए, पब्लिक अथॉरिटी वाला इशू तो जेन्युइन था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ठीक है, डिस्क्लोज कर दे सिर्फ। लेकिन लॉयर तो हमें बता देना चाहिए ना कि एस्टिमेटेड कितना है, कि हमें कितनी लाइबिलिटी पे करना पड़ सकती है कस्टमर, और वो नहीं बता रहा। ये हमारे लिए बड़ा इशू है, इसको हमें मजबूरन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हालांकि इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। और इसमें अगर हमें वो लेटर, कंफर्मेशन लेटर लॉयर की तरफ से नहीं रिटर्न फॉर्म में आता, ये स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। पहले वाला जो पब्लिक अथॉरिटी ने डिसीजन अभी नहीं दिया, वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं स्कोप लिमिटेशन होगी? वो डिसीजन ही नहीं आया अभी। लेकिन लॉयर तो इस काबिल होते हैं कि किसी केस में वो हमें रिटर्न फॉर्म में कंफर्म कर दे क्या अमाउंट हमें पे करना पड़ सकती है। लॉयर हमें कुछ भी ओपिनियन नहीं दे रहे। चलो और कुछ ना सही, ये भी अगर लिख दें कि सर हम अभी केस स्टार्टिंग फेज में है, हम कुछ नहीं आपको बता सकते, आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये भी बहुत है। चले हमारे पास एविडेंस तो कुछ आ जाए, वो तो हमें कोई एविडेंस नहीं देने को तैयार। ये दोनों इशू समझ आ गए। तीसरा इशू क्या है होटल का? रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर। हमने इंश्योर करना है होटल ने इसको कंटिजेंट एसेट के तौर पे डिस्क्लोज किया हो, अगर इनफ्लो प्रोबेबल है, प्रोविजन रिकॉर्ड ना, रिसीवेबल रिकॉर्ड ना कर लिया हो। ठीक है, कंटिजेंट एसेट के केस में रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करते जब इनफ्लो प्रोबेबल हो। तीनों इश्यूज डिस्कस हो गए। होटल के 3 इश्यूज थे, पब्लिक अथॉरिटी का, कस्टमर्स का, सप्लायर का। तीनों क्लियर? पब्लिक अथॉरिटी में क्या डिफिकल्टी है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। जो गेस्ट के लिटिगेशन केसेस में क्या डिफिकल्टी है? लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई रिटर्न फॉर्म में हमें ओपिनियन कंफर्मेशन नहीं दे रहे। और जो रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर है उसमें क्या डिफिकल्टी है कि इवैल्यूएट करना है प्रोबेबल है या पॉसिबल है। ठीक है, इवैल्यूएट करना है प्रोबेबल है कि पॉसिबल। हुआ तो क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, प्रोबेबल है तो। और अगर सप्लायर के दरमियान में सेटलमेंट हो जाए, एग्री कर जाए, लाइबिलिटी एडमिट कर लें, फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड करें। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं कह रहा ये बात, वो कह रहा है अभी वो चल रही है उनकी निगोशिएशन, इसलिए रिसीवेबल की तरफ तो हम नहीं जाएंगे। होटल वाला क्लियर हो गया। सप्लायर वाला आसान है, इसका सिर्फ एक ही इशू है, क्या भला? कि उसने कितनी पेनल्टी पे करने के लिए एग्री होता है। अब यहां पे भी इशू है कि अगर दोनों की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है तो वकील को बताना चाहिए एक्सपेक्टेड कितना है, कितने अमाउंट पे एग्री हो सकता है। वो एक रीजनेबल अमाउंट बता दें जो हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। लेकिन यहाँ पे भी लॉयर ने कंफर्म करने से इनकार कर दिया है कि कितने अमाउंट पे करना पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे भी हमारे लिए इशू क्या होगा, हम इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, स्कोप लिमिटेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, स्कोप लिमिटेशन होगी। क्लियर हो गए दोनों इश्यूज? इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज़ क्या है, हमने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाना है। सप्लायर का अलहदा, दोनों के एडिटर हैं, और होटल का अलहदा, उसने दोनों के लिए पूछा है। और दोनों में जो इश्यूज, मेन इश्यूज हैं, हमने वो डिस्कस करना है। फिर उसने इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट भी पूछा जो दोनों के केस में सिमिलर है, कि लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया है कंफर्म करने से रिटर्न फॉर्म में, जो कि स्कोप लिमिटेशन है, हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड होगा जी। इसमें इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में चेक कर सकते हैं एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कि उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, लेकिन अभी कोई अमाउंट फाइनल नहीं हुई।
तो हमें तो प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए कोई फाइनलाइज्ड अमाउंट चाहिए होगी, वो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस के बजाय लॉयर बेहतर पोजीशन, क्योंकि लॉयर्स इन्वॉल्व है ना इसमें, लॉयर्स बेहतर पोजीशन में है अमाउंट कंफर्म करने के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर देख भी ली लेकिन लॉयर ने अमाउंट कंफर्म ना की तो वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। जी, और कोई क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सेकंड वाले में? चलिए अब केस स्टडीज की डिस्कशन को क्लोज कर देते हैं। अब आ जाइए, हाँ होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, कल के लिए आपकी होम असाइनमेंट है चैप्टर 12। हाँ चैप्टर 12 में से नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 15 और 16। चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 15 एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर के कोई क्वेश्चन नहीं किए अभी हमने वॉल्यूम 2 में से, ठीक है। और इसी तरह हमने चैप्टर 16 भी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 वॉल्यूम 2 में से। अब सुन लें, और चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, 15 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्रॉस कर दे, वो कभी भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना। अब इन 2 और 3 में से एक क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट का है, एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट, और एक क्वेश्चन है एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब आपने खुद ढूंढना है कौन सा रिस्क असेसमेंट वाला है और कौन सा सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, ये खुद ढूंढेंगे, ये मैं नहीं बता रहा आपको, कल डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिटन फॉर्म में करने हैं, दोनों क्वेश्चन रिटन फॉर्म में करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में हो जाएंगे। चैप्टर 16 के जितने क्वेश्चंस है वॉल्यूम 2 में 4-5 क्वेश्चन है, वो भी ज्यादा है, वो आपने वर्बली कर लीजिएगा, वर्बली, लेकिन आपने सोल्यूशन सारा पढ़ना है, और सोल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछनी है। चैप्टर 16 के क्वेश्चन रिटन फॉर्म में नहीं, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको ज़्यादा इस वीक में काम नहीं देना, असेसमेंट 2 की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई काम नहीं देना, कोई 1 घंटे का काम तो तकरीबन होना चाहिए ना आपका। तो चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और चैप्टर 16 का सारे क्वेश्चन लेकिन वर्बली, क्लियर है? इसमें 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45, एक एवरेज स्टूडेंट को 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। जी, अब केस स्टडीज बुक क्लोज कर दें। अब आते हैं वॉल्यूम 1 की तरफ। वॉल्यूम 1 में हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर्स। 2 कंसेप्ट्स पढ़े हमने कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी को इंश्योर करने के लिए, और सेकंड कंसेप्ट अगर 4 तरह के रिस्क हमने पढ़े, किस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये डिस्कस किया हमने। इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए 1 बाय 1। जी भाई, तो क्या क्या रहा है यार भैया, क्या दें? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, इनसे कैसे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई? देखिए रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में तो सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज ही हैं, क्योंकि डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी होता है ना। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में हम देखेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा जिसकी 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो हमारी रिलेटेड पार्टी होगी, ठीक है। उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये मजीद कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है या मेजॉरिटी शेयर होल्डर रखता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे भाई? और आपने कहा था कि अगर मैनेजमेंट कुछ बता दे कि हमने आर्म लेंथ बेसिस पे किया ट्रांजैक्शन, तो अगर हम खुद ही आइडेंटिफाई कर लें तो बकाया इसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि आर्म लेंथ बेसिस पे किया कि नहीं। आर्म लेंथ बेसिस वाला पॉइंट याद रखें, उनका क्वेश्चन ये है कि आर्म लेंथ बेसिस वाला पॉइंट जो है क्या वो हमें खुद से नहीं चेक करना चाहिए। याद रखें अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये असर्शन, ये स्टेटमेंट दी है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हैं, फिर हमारा वेरीफाई करना बनता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट नहीं दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
फिर हमने ये नहीं देखना फिर आर्म लेंथ बेसिस पे हो सकता है ट्रांजैक्शन हो सकता है ना हो, हमें फिर उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। फिर किसी रिलेटेड पार्टी गाड़ी 20 लाख वाली थी, रिलेटेड पार्टी को डायरेक्टर को 10 लाख की बेच दी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह की बात नहीं कर रहे कि वो हमारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, नहीं कर रहे तो हम भी चेक नहीं करेंगे। उस सूरत में हमारी आर्म लेंथ बेसिस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक। हाँ, हम फिर ये देखते हैं अलहदा से हमारा एक प्रोसीजर फिर भी होगा कि कहीं कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, ठीक। जैसे कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो अपने फिक्स एसेट को बुक वैल्यू पे व्हीकल्स को खास तौर पे डायरेक्टर्स को सेल कर देती हैं, तो ये आर्म लेंथ बेसिस की ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन फ्रॉड भी नहीं है, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखती है, स्टेटमेंट नहीं दे रही कि हमारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे, हम कहेंगे ठीक है। लेकिन जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दे कि हमारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हैं, फिर हमारे ऊपर भी लाजिम हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन रही है, हमने इसकी एक्यूरेसी चेक करना है। जी, और क्वेश्चन? अगर वो कहता है कि प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो फिर क्या लिखना है? फिर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 का सिर्फ पहले वाला हिस्सा लिखना है, चारों के चारों नहीं लिखने। ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी का मतलब वही जो कल हमने पहले वाला पोर्शन पढ़ा था। फिर वो जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर कहे टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 का सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन जो कि पहले वाला हिस्सा। हाँ जी, पहली हेडिंग क्या थी? हेडिंग जरा बोल दीजिएगा। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, सिर्फ यही वाले हम प्रोसीजर बताएंगे। जी देखिए, टैक्स रिटर्न को इंस्पेक्ट करने से भी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो सकती है। उनका क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई हो सकती हैं। इसलिए कि टैक्स में एक ऑप्शन होती है ग्रुप टैक्सेशन की, कि जो एक ग्रुप है जिसमें होल्डिंग सब्सिडीज वगैरह शामिल है, वो अपनी इकट्ठी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जिस तरह हम होता है ना कि ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इकट्ठी बना सकते हैं, आपने कंसोलिडेशन पढ़ी होगी, जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठी कंबाइन बन सकती हैं पूरे ग्रुप की, उसी तरह टैक्स रिटर्न भी सारे ग्रुप की इकट्ठी कंबाइन बन सकते हैं, ठीक है। तो जब हम टैक्स रिटर्न देखेंगे उससे पता चल जाएगा हमें कि इस ग्रुप में रिलेटेड पार्टीज कौन। जाहिर है जितनी भी दूसरी होल्डिंग सब्सिडीज वगैरह होंगी सारी रिलेटेड पार्टीज। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। आज के लेक्चर में कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कोई रट्टे वाला मटेरियल नहीं है इतना, ठीक है। रट्टे वाला मटेरियल नहीं है, कंसेप्ट इसमें है। कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि पता नहीं कितने कंसेप्ट आज हमने पढ़ने हैं, ये कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्चुअल है। अगर समझते अटेंटिव हो के सुनते जाएंगे, साथ साथ समझ आती जाएगी चीज़, ईजी है ये, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपके। आज हमने एक तो अपना चैप्टर 16 कंक्लूड करना है, उसमें हमने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ रह गया है, वो पढ़ेंगे। छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से कैसे अप्लाई होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 17 सैम्पलिंग वाला स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर 16 रिलेटेड पार्टी में कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो अलहदा से पूरे क्वेश्चन के तौर पे तो टेस्ट हो सकता है ना करे, लेकिन किसी क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछ सकता है हमसे। वो कंसेप्ट्स क्या है? पहला कंसेप्ट मटीरियलिटी का। रिलेटेड पार्टी एरिया पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे मटीरियलिटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है? आपको याद होगा चैप्टर 9 मटीरियलिटी में हमने पढ़ा था कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्वालिटेटिवली मटेरियल होती हैं। इसीलिए अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अमाउंट स्मॉल भी हो, हमने फिर भी इसको मटेरियल ही कंसीडर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस क्वालिटेटिवली मटेरियल होती हैं। अगर हमें किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कहे कि इसकी अमाउंट स्मॉल है लेकिन वो रिलेटेड पार्टी है,
तो स्टिल हम उसको मटेरियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में उसने कह दिया कि सीईओ ने 30,000 का लोन लिया हुआ, 3 लाख का लोन लिया हुआ, मटेरियलिटी लेवल है 20 लाख। ठीक है, सीईओ ने 3 लाख का लोन लिया है लेकिन इसको अलहदा से डिस्क्लोज नहीं किया गया। बताइए क्या ऑडिट रिपोर्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इसको अलहदा से डिस्क्लोज करना चाहिए वरना मिस स्टेटमेंट होगी, और अगर डिस्क्लोज नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट क्या इफेक्ट मटीरियल है? क्वालिटेटिवली इमटेरियल है, क्वांटिटेटिवली अमाउंट वाइज इमटेरियल है लेकिन क्वालिटेटिवली इमटेरियल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज मटेरियल कंसीडर की जाती हैं। ये समझ आ गया? ये किसी केस स्टडी में छोटे पॉइंट के तौर पे टेस्ट कर सकता है। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ना क्या होते हैं। मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में हम कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं। ठीक, अभी तक आपको किन एरियाज के बारे में बताया हुआ है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना? लिटिगेशन, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट, शाबाश। अच्छा, मुझे याद आ गया, की ऑडिट मैटर और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों टॉपिक्स हमने फ्यूचर में पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के बारे में जो केस स्टडीज हमसे पूछ सकता है वो ये कि बताओ किन सिचुएशन में की ऑडिट मैटर आएगा या किन सिचुएशन में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना अप्रोप्रिएट है। हमने अभी तक की ऑडिट मैटर की भी कुछ एग्जांपल सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, करंट टॉपिक का ऐसा नहीं है, बता दीजिए कौन कौन से मैटर्स हैं की ऑडिट मैटर। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रीवैल्यूएशन है या इम्पेयरमेंट हो, टैक्स कंटीजेंसीज हो, यूज ऑफ एक्सपर्ट, शाबाश। ये 4 एरियाज में हम की ऑडिट मैटर इंक्लूड करते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अभी तक आपको 2 एरियाज बताए। क्लाइंट के खिलाफ कोई भी लिटिगेशन हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे। सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में 3rd पॉइंट ऐड कर लें, रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज, और ये प्रोबेबली केस स्टडी एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन की, कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं इन पे भी हमने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने हैं। भाई रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है? 2, पहली चीज कि क्या मैनेजमेंट ने सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी। दूसरी चीज रिप्रेजेंटेशन लेंगे, क्या मैनेजमेंट ने जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपरली काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दी। दोनों रिप्रेजेंटेशन मिलती जुलती हैं लेकिन सेपरेट हैं। एक में क्या कहा जा रहा है कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि नहीं, दूसरे में क्या कहा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दी कि नहीं कर दी। रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई? तो रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने हैं? बिल्कुल, 1 नहीं 2। ठीक है, एक ऑडिटर को बता दिया कि नहीं और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड ना हो तो फिर रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें नॉर्मली और पाकिस्तान में भी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड भी है और हम प्रैक्टिकली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करते हैं। आपको स्टैंडर्ड भी बताया था IFRS में, IS 24 है शायद रिलेटेड पार्टी का। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद दोषा विद गवर्नेंस। क्या दोषा विद गवर्नेंस को कुछ कम्युनिकेट करना होता है? हमने आपको पता है, हमने एक कंसेप्ट में पढ़ा था कि जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट के दौरान में हम फेस करें डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। उसमें वो थ्रेट्स की भी बात की थी, मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट की बात की थी हमने। क्या रिलेटेड पार्टी के हवाले से भी हम कोई मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं? बिल्कुल, अगर सिग्निफिकेंट मैटर हो तो रिलेटेड पार्टी के हवाले से भी कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टर्स को। भाई क्या कम्युनिकेट करते हैं? रिलेटेड पार्टी के हवाले से कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं? भाई पहला, अगर हम कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले जो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, आपके ख्याल में ये छोटा इशू है या सिग्निफिकेंट है? दूसरा,
ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिनमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं ली गई। भाई रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी चाहिए ना। अगर आप देखें तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें बता रही हैं कि लगता है सीईओ सीएफओ वगैरह मिल मिला के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी में, और डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है। वो रिलेटेड पार्टी बताई नहीं डायरेक्टर को, या कोई रिलेटेड पार्टी पता तो है, ट्रांजैक्शन की और डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं ली, इसका मतलब वो डायरेक्टर के नाक के नीचे ही कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमें इस तरह के रिस्क होता है, इसीलिए ऑडिटर ये दो इश्यूज तो लाजमी डायरेक्टर्स को बताता है। भैया आपको पता है कि ये भी आपकी रिलेटेड पार्टी है, क्या आपको पता है ये ट्रांजैक्शन पे आपकी अप्रूवल होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने नहीं ली। कम्युनिकेशन विद दोस्त साहब, गवर्नेंस क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन। क्या हम अपनी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में रिलेटेड पार्टी के हवाले से कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे? क्या, किसका नाम और रिलेशनशिप का क्या मतलब है? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, ब्रदर है, स्पाउस, क्या है वो जो भी पार्टीज है। ट्रांजैक्शंस क्यों, ये लेंथी हो जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना रिक्वायर्ड है, उधर डिस्क्लोज हुई होंगी। वर्किंग पेपर में हमने ट्रांजैक्शन रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं लिखने, सिर्फ नाम लिखना है, उनके साथ रिलेशनशिप देखना, ठीक है, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत किस वक्त काम आवे, बताइए अगली दफा। शाबाश, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में पढ़ा था एक, इंस्पेक्ट वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रायर पीरियड, उस वक्त आपको शायद समझ ना आई हो, अब समझ आ गई। इसलिए कि पिछले साल भी हमने नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी और नेचर ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट किए होंगे, वो वर्किंग पेपर देख लो। यहां तक क्लियर? ये हमारा रिलेटेड पार्टी कंप्लीट जी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम, अच्छा इसमें आज मैंने कोई टेक्निकल कंसेप्ट सेलेक्ट नहीं किए, इस चैप्टर में टेक्निकल कंसेप्ट सेलेक्ट नहीं किए। मुझे भी अंदाज़ा है कि आपके असेसमेंट टेस्ट है ये 2 दिन बाद, और आप इसकी दिन रात तैयारी कर रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कैसे छुट्टी हो, घर जाएं और रिवीजन करना शुरू करें। हाँ, तो इसीलिए जो है आज क्लास में कंसेप्ट्स वो आज भी और कल भी हमारी कोशिश होगी टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस ना हो। अगर कोई टेक्निकल कंसेप्ट आ भी जाता है, तरतीब से जाहिर हमने करना है, तो वो थोड़ा रखनी, पेंडिंग नहीं, वो थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर है सैम्पलिंग, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर 17 ये क्या है? सैम्पलिंग। आपको याद होगा चैप्टर 1 से हम ये कंसेप्ट पढ़ते आए हैं कि ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करता, सैंपल बेस पे काम करता, ऑडिट में सैंपल बेस पे काम करता। लेकिन वो सैम्पलिंग जो है वो भी जाहिर है कि उसके कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए ना, ठीक है। कि सैम्पलिंग में करते क्या, हम सारी ट्रांजैक्शंस को हमने टेस्ट नहीं करना, 100% से कम ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना, लेकिन बताना पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है कि वो ठीक है कि नहीं, है ना जी बात। आपको क्या ये बात लॉजिकल लगती है कि ऑडिटर 100% से कम ट्रांजैक्शन चेक करके सारी के बारे में बता दे? भाई 100% लॉजिकल है, लॉजिकल क्यों नहीं? ये सैम्पलिंग वाला काम तो हमारे मोहल्ले का जो देग पकाने वाला वो भी करता है। वो कैसे देग पकाता है तो देग सही पकी है कि नहीं पकी, कैसे सारी देग खा के चेक करता है क्या? नहीं, वो तो चंद दाने सेलेक्ट करता है और बता देता है कि भाई देग कच्ची है कि पकी, ऐसे ही है ना। तो बताइए, हमारा प्रोफेशन तो उससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है। इसमें तो पूरी दुनिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर्स है, वो इकट्ठे होकर बैठते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, फिर बताते हैं सैम्पलिंग के असूल क्या होने चाहिए, फिर सैम्पलिंग के कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। तो बताइए, वो अगर बंदा सैम्पलिंग यूज़ करके सही नतीजे पे पहुंच सकता है, क्या हम सैम्पलिंग यूज़ करके सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं भाई, क्यों नहीं पहुंच सकते?
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है क्या, सैम्पलिंग का चैप्टर सही तरीके से समझा हो, कंसेप्ट सही तरीके से समझे हो। अगर कंसेप्ट सही तरीके से नहीं समझे हुए तो फिर कोई नहीं आएगा। हाँ, ये ना हो कि जिस तरह उसका शागिर्द भी होता है, वो भी काम आधा सीख के कहता बस मुझे भी देख पकानी आ गई, आइंदा से मैं अलग दुकान खोलूँगा, खुद काम करूँगा। पता चले सैम्पलिंग में उसने ऊपर ऊपर से चावल चखे और वो कच्चे थे और उसने पका दी, पता चला बाद में जल गए। या अगर वो सैंपल जो है वो बॉटम से सेलेक्ट करे नीचे से, पता चले वो सारे जले हुए हैं। तो सैम्पलिंग के भी असूल होते हैं। सैंपल सेलेक्ट करने के लिए पहले घुमा फिरा के वो चम्मच लगा के देग में फिर सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे थोड़ी सैंपल सेलेक्ट कर लेना। तो भाई सैम्पलिंग के असूल होते हैं कि नहीं, हमें भी सीखने चाहिए कि नहीं सीखने चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे या तो देग कच्ची रह जाएगी या जल जाएगी, दोनों सूरतों में जिसकी देग थी पकड़ के मारेगा हमें। तो हमने रूल सीखने, ये चैप्टर 17 में हम रूल्स ही सीखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट हमें बताता है, कहता क्या, जरा पहली बात सुनिएगा, पहली बात ही अजीब सी है। कहता है सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में फर्क है। आइटम्स को सेलेक्ट करने में और सैम्पलिंग में फर्क है। कहता है ऑडिट में हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, सैंपल का मतलब 100% से कम ट्रांजैक्शन चेक करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम 100% सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। कहता है कर सकते, लेकिन सारी ऑडिट में नहीं करेंगे, कुछ एरियाज में 100% सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट जो हमें बता रहा है, कह रहा है लफ्ज सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में फर्क है। लफ्ज सिलेक्शन में और लफ्ज सैम्पलिंग में फर्क है। पहले हमें सिखा रहा है कि जब भी आपने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग का मतलब वेरिफिकेशन करनी है। भाई किसकी टेस्टिंग करनी है? आइटम्स की। आइटम से मुराद यहाँ ट्रांजैक्शंस हैं। जब भी हमने वेरिफिकेशन करनी है ट्रांजैक्शंस की, जो किसी भी सेल्स अकाउंट में है, परचेज में है, डेटर्स में है, रिपेयर एक्सपेंस में, लीगल एक्सपेंसेस हैं, किसी भी एरिया में जब आपने वेरिफिकेशन करनी है ट्रांजैक्शंस की, तो कुछ ना कुछ आइटम को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे ना। सिलेक्शन करने के 3 तरीके हैं। सिलेक्शन 3 तरह से हो सकती है। पहला तरीका 100% सिलेक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, चुन चुन के सेलेक्ट करो। तीसरा तरीका ऑडिट सैम्पलिंग कर लो। जब हमने आइटम को सेलेक्ट करना है टेस्टिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, आइटम से मुराद ट्रांजैक्शन, तो कितने तरीकों से सिलेक्शन की जा सकती है? 3 तरीकों से। पहला तरीका कौन सा? 100% सिलेक्शन। दूसरा तरीका कौन सा? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। तीसरा तरीका कौन सा? सैम्पलिंग। अब आप हैरान हो रहे होंगे, ये 3 चीज़ें पता नहीं कौन सी आने वाले। भाई ये तीनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले, हल्का सा कंसेप्ट आपको मिल चुका है तीनों चीज़ों का पहले, आज सिर्फ डिटेल में पढ़ना है। भाई वो कैसे, वो कहाँ पे? चैप्टर 14 केस स्टडी थी एक, जिसमें आईकैप हमें डेटर्स की स्ट्रेटिफिकेशन देता था। स्ट्रेटिफिकेशन याद है किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन देता था और कहता था कि सेलेक्ट करो। और याद है, मुझे याद आ गया उस केस में आपको कहानी भी सुनाई थी अपनी। हाँ अपनी, क्यों मेरी कहानी नहीं हो सकती है? हाँ अब सुने मेरी कहानी, मेरी जुबानी। उसमें नेगेटिव बैलेंस थे डेटर्स के, और मैंने आपको बताया था, वो मैनेजर ने मेरे से पूछा था फिक्स एसेट रजिस्टर में नेगेटिव बैलेंसेस क्यों आ रहे हैं, याद है? हाँ, तो उसमें वो जो डेटर्स की स्ट्रेटिफिकेशन दी हुई थी और आईकैप की रिक्वायरमेंट होती थी, बताओ कंफर्मेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। याद है हमने क्या कहा था? ये जो टॉप 5-7 बड़े बड़े डेटर्स हैं, इनमें से सबको सेलेक्ट कर लो। याद है केस स्टडी? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज में सब उस कैटेगरी में सबको सिलेक्ट कर लो, होलसेलर कैटेगरी में। और फिर जो अच्छा इसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी को छोड़ दें? हमने कहा नहीं नहीं, जिनमें रिस्क है चुन चुन के उन आइटम को सेलेक्ट करो।
ठीक है, जिनमें किन में रिस्क था? जो ओवर ड्यू डेट्स थे। किन में रिस्क था? जिनका बैलेंस नेगेटिव था, याद है? अच्छा, बड़े बड़े आइटम में सबको सेलेक्ट कर लिया, फिर बाकी में जिनमें रिस्क ज्यादा था, जैसे ओवर ड्यू डेट्स, जैसे नेगेटिव बैलेंस, उनको भी सेलेक्ट कर लिया। तो इसके अलावा जो रह गए थे उसको इग्नोर कर दिया था, छोड़ दिया था? नहीं, उसमें से सैम्पलिंग की थी। तो ये तीनों तरीकाकार आप पढ़ चुके हैं। फर्क सिर्फ यह है कि अब हमने डिटेल में स्टडी करना। भाई स्टार्ट करें अब। सबसे पहले कह रहे हैं 100% सिलेक्शन क्या है? 100% सिलेक्शन का मतलब सारी ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना। कहते अच्छा, क्या ऑडिट में हर एरियाज में 100% सिलेक्शन की जाती है? हमने कहा नहीं, हर एरिया में नहीं की जाती, लेकिन कुछ एरियाज में की जा सकती है। कुछ एरियाज में, कुछ किन एरियाज में? जिनमें, हाँ, बैंक कंफर्मेशन लाए, बिल्कुल। अब मैं इन्हीं को थोड़ा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में बता रहा हूं। लॉयर कंफर्मेशन, बिल्कुल। एग्जाम्पल कह रहा है पहला, व्हेन स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हो। दूसरा, जब सिग्निफिकेंट रिस्क हो विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अदर मीन्स। तीसरा, जब कॉस्ट इफेक्टिव हो 100% कैलकुलेशन करना। और चौथा, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस, पॉपुलेशन एक जैसी नहीं, डिफरेंट है, हर यूनिट दूसरे से डिफरेंट है, तब हम 100% सिलेक्शन कर सकते। समझ आई? ये भी तो समझाया नहीं मैंने, एग्जाम्पल्स तो दी नहीं, किसी एग्जाम्पल के बगैर भी कंसेप्ट समझ आता है भाई। अब सुने, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, हमने शेयर कैपिटल का अकाउंट देखा, उसमें पूरे साल में 2 ट्रांजैक्शन थी, लेकिन आपको पता है दोनों ट्रांजैक्शन मिलियंस की होंगी। सैंपल करके एक सेलेक्ट कर लो, दोनों सेलेक्ट कर लो। स्मॉल नंबर है, लार्ज वैल्यूज हैं, 100% सिलेक्शन कर सकते हैं। करनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरी एग्जांपल, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अदर मींस, जब रिस्क ज्यादा है और किसी और तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता। मुझे याद है आर्टिकल में, जब मैं जूनियर था ना, बल्कि जूनियर भी नहीं, प्रोबेशनर था, मेरे सीनियर मुझे क्लाइंट पे लेके गए और पहला एरिया जो मुझे उन्होंने दिया, उन्होंने कहा लीगल एक्सपेंसेस हैं, इनमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन को वाउच करो, वेरीफाई करो, चेक करो। मैंने कहा सर ऑडिट में तो पढ़ते रहे हैं कि सैंपल बेस में काम करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन है भी छोटी छोटी, किसी वकील को 6,000 दिया, किसी को 10,000 दिया, किसी को 20,000 दिया, किसी को 13,500 दिया, और आप कह रहे हैं कि 100% वेरिफिकेशन करूं, इसकी क्या वजह है? उनका इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये नहीं कि छोटी छोटी अमाउंट्स वेरीफाई करवाने के लिए आपको, इसकी वजह क्या है कि हमारा असल रिस्क है कि क्या क्लाइंट ने हमें सारे लीगल केसेस की डिटेल बता दी है जो क्लाइंट के खिलाफ चल रहे हैं, कहीं कोई केस छुपा तो नहीं लिया। हमारा असल रिस्क ये है। लीगल केस आपको पता है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये तो पॉसिबल है 10 केस क्लाइंट के खिलाफ चल रहे हो, हमें 8 बताए हों, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 10 केस चल रहे हो और फीस 8 ही की दी हो वकील को। वकील तो फीस 10 की लेगा। तो हमने लीगल एक्सपेंसेस में एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना है कि ये जिस केस की पेमेंट दी गई है वो हमारी लिस्ट में शामिल है कि नहीं। भाई देखें, अब रिस्क ज़्यादा है लीगल केसेस में। अब मैनेजमेंट ने अगर हमें नहीं बताया तो हो सकता है लॉयर को भी फ़ोन करके कहा हो यार लेटर आएगा ना तो 10 में से सिर्फ ये वाले 8 बताना, ये 2 ना बताना। मे बी लॉयर भी हमें सही बात ना बताए, लेकिन एक्सपेंसेस के थ्रू, पेमेंट के थ्रू हम चेक कर लेंगे। अब क्या कि यहाँ पे अब मुझे बताइए, आज के बाद जब कभी लीगल एक्सपेंस आएगा तो आपके जहन में फौरन रिस्क आ जाना चाहिए क्या, कि कहीं कोई केस छुपाया ना हो, पेमेंट के जरिए हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क जो किसी और तरीके से रिड्यूस नहीं हो सकता, कंफर्मेशन लेटर से भी रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हमें 100% कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट यानी रेपिटेटिव नेचर की कैलकुलेशन है, आप कंप्यूटर के जरिए आसानी से कर सकते हैं। फिक्स ऐसा रजिस्टर, प्रैक्टिकली अक्सर फिक्स ऐसा रजिस्टर वो एक्सेल पे बनाया जाता है। हमारे ज़माने में एक्सेल पे बनता था, अब शायद कुछ और मज़ीद सॉफ्टवेयर आ गया हो। अब एक्सेल में अगर क्लाइंट हमें फिक्स एसेट रजिस्टर देता है, आपको याद है हमारा एक स्टेप होता है सैंपल बेस पे कुछ फिक्स एसेट को सेलेक्ट करके डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करते हैं। हमने कैलकुलेट करनी है 10% रेट पे। बताइए सैंपल बेस पे अब हम कैलकुलेट कर लें, या अगर एक्सेल में मौजूद है डाटा तो फार्मूला लगाएं कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10% और उसे कॉपी पेस्ट कर दें। अगर आपने एक्सेल पे काम किया हुआ तो आपको अंदाज़ा होगा, एक दफ़ा फार्मूला बना देना
तो कॉपी पेस्ट करना होता है, और कॉपी पेस्ट 1 सेकंड में हो जाता है। एक्सेल तो वो लाखों कैलकुलेशन 2-3 सेकंड में कर देता है। ठीक है, तो हमें अब बताइए, इस तरह जब ये रेपिटेटिव नेचर की कैलकुलेशन हो, कंप्यूटर के जरिए आसानी से सारी कैलकुलेशन कर सके। यहाँ पे सैंपल बेस पे कैलकुलेशन करनी चाहिए या 100% कर लें? सैंपल बेस पे भी उतना ही टाइम लगेगा, 100% पे भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहां पे कर सकते। या पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनस, जैसे मशीनरी खरीदी, अब हर मशीन की नेचर दूसरे से डिफरेंट है, तो इसमें बेहतर होता है कि हम सारी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लें। अब बताइए मेन कंसेप्ट क्या सीखा हमने? क्या ऑडिट में सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते, लेकिन कुछ एरियाज की 100% टेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, किन एरियाज की 100% टेस्टिंग कर सकते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, सिग्निफिकेंट रिस्क व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अदर मीन, रेपिटेटिव नेचर की कैलकुलेशन हो और ये 100% कैलकुलेशन करना कॉस्ट इफेक्टिव हो, उस पर ज्यादा पैसे ना लगते हो, और पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनस। अब आगे चलते हैं स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, मुझे बताइए, अगर मेरा सीनियर मुझे कहे कि रिपेयर एक्सपेंस में 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनवॉइसेस हैं सबको सेलेक्ट करके वेरीफाई करो, प्रोसीजर सुना गौर से आपने? बताइए क्या ये 100% सिलेक्शन है? 100% सिलेक्शन नहीं है, तो फिर क्या है ये? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। ऑल आइटम्स ओवर ए सर्टेन अमाउंट जब सेलेक्ट की जाती हैं, ये क्या है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। दूसरा, आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कुछ ऐसी आइटम सेलेक्ट करें जो कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करवा रही हैं, वो भी स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन होगी। जैसे जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, कहना ये चाह रहा है कि ऐसी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें जिनमें रिस्क ज्यादा हो, लेकिन चूंकि रिस्क अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है, इसीलिए उसने कुछ खुद से स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम लिख दिया। जैसे रिपेयर एक्सपेंस में सीनियर कहे भाई जितनी क्रेडिट आइटम्स है वो आइडेंटिफाई कर लो, सेल्स में कहे जितनी डेबिट आइटम्स है वो आइडेंटिफाई कर लो, तो ये स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट किया जा रहा है। फिक्स एसेट के अकाउंट में स्मॉल आइटम सेलेक्ट करो, ये स्पेसिफिक आइटम को रिस्क की वजह से। तो अगर हम स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करें जो कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ये भी कौन सी सिलेक्शन होगी? मुझे बताइए, अगर मेरा सीनियर कहता है रिपेयर एक्सपेंस में सारी क्रेडिट आइटम सेलेक्ट कर लो, क्या ये 100% सिलेक्शन है? नहीं, लेकिन क्रेडिट आइटम तो सारी सिलेक्ट कर रहा हूं मैं भाई, उस एरिया में डेबिट आइटम तो ही ना सिलेक्ट कर ले। तो इनमें 100% सिलेक्शन नहीं है, इनमें 100% सिलेक्शन है। फर्क समझ आया? ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? जब हम 100% सिलेक्शन करते हैं, हम सारी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं कि वो ठीक है क्या, हम सारी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं ठीक है गलत। लेकिन अगर स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करें, हमने जिन आइटम को सेलेक्ट किया उनके बारे में तो बता सकते हैं सही है कि गलत, जिनको सेलेक्ट नहीं किया उनके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ऑल आइटम्स ओवर 10 लाख चेक की, इसका मतलब है ऑल आइटम्स बिलो 10 लाख कोई सेलेक्ट नहीं की, उनके बारे में नहीं बता सकते सही है कि गलत है। ऑल क्रेडिट आइटम सेलेक्ट की तो ऑल डेबिट आइटम सेलेक्ट नहीं की, उनके बारे में नहीं बता सकते सही है कि गलत है। क्लियर हुई ये बात? इसके बाद ऑडिट सैंपलिंग। अब देखिए, इनमें 100% सिलेक्शन हो रही है और इनमें स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट हो रही है। क्या कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम काम भी 100% से कम करें, लेकिन बता हम 100% पॉपुलेशन के बारे में दें कि वो ठीक है कि नहीं? फिर बताइए, क्या कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम काम 100% से कम करें, लेकिन बताएं पूरी पॉपुलेशन के बारे में कि वो सही है कि नहीं? हो सकता है। ये है सैंपलिंग। सैंपलिंग इसीलिए ऑडिटर्स ने इजाद की है। वो कहते हैं भैया हमने यहाँ इजाद की, हमने काम भी 100% से कम करना है, लेकिन बताना भी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो ठीक है कि नहीं। उनका ये कैसे? उनका सुने, ऑडिट सैंपलिंग है क्या? कहते हैं ऑडिट सैंपलिंग इज सेलेक्टिंग
लेस देन 100% आइटम्स, ऑर्डर्ड सैम्पलिंग में 100% से कम आइटम सेलेक्ट होते हैं। जब उसने 100% से कम कहा, इसको रूल आउट कर दिया। इसका मतलब सैम्पलिंग 100% सिलेक्शन नहीं है। सैम्पलिंग क्या है? सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम्स। और कैसे सिलेक्शन करनी है कि ईच आइटम हैव चांस ऑफ सिलेक्शन, हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो। जब उसने कहा ना हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो, तो उसने स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नहीं। जब सीनियर ने कहा 10 लाख से ऊपर इनवॉइसेस चेक करो, 10 लाख से नीचे वाले का सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं। जब सीनियर ने कहा क्रेडिट आइटम सिलेक्ट करो, डेबिट आइटम का सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं। तो ऑर्डर्ड सैम्पलिंग क्या है? सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम। कैसे सिलेक्ट करना है? हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो। फायदा क्या होता है इसका? इससे हम कंक्लूजन दे सकते हैं किसके बारे में? इंटायर पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है। सारी पॉपुलेशन के बारे में है ना साइंस कि आइटम सेलेक्ट की 100% से कम, लेकिन बताया पूरी पॉपुलेशन के बारे में कि यही है ऑर्डर्ड सैम्पलिंग। अच्छा, ऑर्डर्ड सैम्पलिंग कहाँ की जा? अच्छा, ऑर्डर्ड सैम्पलिंग करेगा कौन? ऑडिटर करेगा, क्लाइंट थोड़ा ही करेगा। अच्छा, यहां पे सिर्फ सैम्पलिंग भी लफ्ज यूज किया जा सकता था। ऑडिट सैम्पलिंग यूज करने की दो, पहले रीजन ये पता चल जाए ऑडिटर करता है, मैनेजमेंट नहीं करती। और दूसरा, ये स्टैट में भी पढ़ते थे आप, ये स्टैट की सैम्पलिंग डिफरेंट है, ऑडिट की डिफरेंट है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती थी वो कैलकुलेशन सिर्फ, यहाँ पे कंसेप्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस होंगे, प्रैक्टिस में कैसे सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस कम होगा, थोड़ा होगा जरूर, कम होगा, ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल इश्यूज के ऊपर होगा, इसीलिए ऑडिट सैम्पलिंग कहते हैं इसको। ऑडिट के प्रोसीजर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के आगे 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, सॉरी टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो लाता है ना, सब्सटैंटिव में थोड़ी आता है। फिर से ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, नहीं फिर से सुना है, सेकंड टाइम, मेरी सेकंड टाइम। ऑडिट नहीं, असल में मेरे ज़हन में कैलकुलेशन चल रही थी कि टाइम कम है, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगे ना पढ़ाऊं। हाँ शाबाश, ऐसा चले इजी हो जाता है। तो सैम्पलिंग कहाँ कहाँ यूज की जाती है, कंसेप्ट ये पढ़ना हमने। ऑडिट करेगा, ऑडिटर प्रोसीजर जो है वो क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर की फर्दर 2 टाइप्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो कहाँ कहाँ सैम्पलिंग यूज होगी भाई? जहाँ जहाँ टेस्टिंग है वहाँ वहाँ सैम्पलिंग होगी। यानी कहाँ होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में होगी, और कहाँ होगी? टेस्ट ऑफ डिटेल में होगी। सैम्पलिंग कहाँ यूज होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होगी, एनालिटिकल प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ आ गया ये सिलेक्शनिंग आइटम फॉर टेस्टिंग। चलिए चलें, ठीक है ना रोए, कर देना। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।